हिसाब से चलना। ठीक है सर। गुड आफ्टरनून। आज हम लोग जो है कोरोजन एंड इट्स कंट्रोल को पढ़ेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर देवेंद्र प्रताप सिंह फ्रॉम AITS कानपुर। सबसे पहले ये जानते हैं कोरोजन है क्या। कोरोजन एक प्रोसेस है, एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें किसी भी मेटल द्वारा ऑक्साइड में कन्वर्ट होना, सल्फेट में बनना या कार्बोनेट में कन्वर्ट होना ही कोरोजन कहलाता है, जिसे दूसरे शब्दों में हम डिग्रेडेशन कहते हैं। डिकेइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, डिग्रेडेशन ऑफ मेटल सरफेस, प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द मटेरियल थ्रू केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक बाय इट्स इन्वायरमेंट, ये सभी हमें कोरोजन के कारक होते हैं। तो कोरोजन मीन्स डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स या और मटेरियल्स which forms a layer which is protective or non-protective on both. Protective layer means oxide layer. Some of the elements have oxide layers, aluminium, lead, copper, tin. These are the examples which forms the protective layers. तो कोरोजन हमारा एक संक्षारण की विधि है, ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। क्योंकि जितने भी धातुएं होती हैं वो सभी बहुत ही क्रियाशील होती हैं, वो तेज़ी से इलेक्ट्रॉनों का परित्याग करती हैं, कम टेम्परेचर में भी और अधिक टेम्परेचर में। कुछ ऐसे धातुएं हम लोग जानते हैं, ऐसे मेटल्स जैसे एल्कली मेटल्स में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। इसी प्रकार एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, ये सभी धातुएं कम तापमान पर ही ऑक्साइड लेयर में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये ऑक्साइड लेयर ही वास्तव में संक्षारक है। ये लेयर मेटल सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, या तो ये बहुत मोटी होती है या उससे कम होती है। तो हम लोग इसका अभी आगे देखेंगे कि किस प्रकार से ये लेयर इफेक्ट डालती है। कुछ और भी धातुएं, इसके अलावा जितने भी धातुएं हैं एक्सेप्ट सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये सभी हाई टेम्परेचर पे ऑक्साइड्स और अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, एक लेयर डिपॉजिट करती हैं अपने सरफेस में। तो ये सभी एक कोरोजन का एक तरीका है। कोरोजन के जो ड्रॉबैक्स होते हैं, हमारा जो मेटल होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ कम हो जाती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ नहीं शो कर पाता है, बहुत से केमिकल रिएक्शंस प्रभावित हो जाते हैं। तो हम लोग कोरोजन क्या है इसको विस्तार से पढ़ते हैं। हम आपको बोर्ड पे बताते हैं कि किस प्रकार से हम कोरोजन कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार से ये हार्मफुल है। कोरोजन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसे हम हिंदी में संक्षारण बोलते हैं। ये जो है बेसिकली दो प्रकार का होता है, केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल। केमिकल कोरोजन जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट कोरोजन भी कहा जाता है। डायरेक्ट कोरोजन ये हमारा तीन तरह का होता है। कोरोजन बाई यानी डायरेक्ट अटैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस, कोरोजन बाई अदर गैसेस। अदर गैसेस में क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2S, सल्फर डाइऑक्साइड। और तीसरा प्रकार होता है लिक्विड मेटल कोरोजन। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि डायरेक्ट अटैक ऑफ ऑक्सीजन गैस में हमारे एग्जांपल्स जो होंगे वो एल्कली मेटल्स, जैसे हमने अभी एग्जांपल बताया आपको कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बेरिलियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम। ये हमारे बहुत लो टेम्परेचर पर ही ऑक्साइड फॉर्म बनाते हैं, ऑक्साइड लेयर एक बनाते हैं जिसके कारण कोरोजन होता है। इसके अलावा जितने भी मेटल हैं, कॉपर,
सिल्वर या फिर प्लेटिनम, ज़्यादातर गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर को छोड़ करके सभी हाई टेम्परेचर पे ऑक्साइड लेयर फॉर्म करते हैं। तो डायरेक्ट अटैक ऑफ ऑक्सीजन गैस ये हमारा एक रीज़न है। इसकी मैकेनिज्म हम देखते हैं किस प्रकार से हमारा जो है कोरोजन होता है। एग्जाम्पल के रूप में हम एक मैग्नीशियम लेते हैं। मैग्नीशियम चूँकि एक मेटल है इसलिए ऑक्सीडेशन शो करता है। ऑक्सीडेशन मीन्स इसकी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है, यानी आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा बहुत कम होती है, जिसके कारण ये आसानी से इलेक्ट्रॉनों का परित्याग करता है और मैग्नीशियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रक्रिया हमारी एनोड पर चलने वाली प्रक्रिया जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन के जरिए कोई भी मेटल आयनों में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि कैथोड पर जो ऑक्सीजन गैस है वो इलेक्ट्रॉन ले करके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के संपर्क में आकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि हाई टेम्परेचर पे मैग्नीशियम वर्क करता है ये, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हाई टेम्परेचर पे मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में डिपॉजिट हो जाता है। एक एग्जांपल के रूप में देखें तो ये एक मैग्नीशियम लेयर है, मैग्नीशियम की मेटल है, और इसके ऊपर एक पतली सी लेयर देखिए जो हम बना रहे हैं, ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जिसे हम बोलते हैं कोरोजन या कोरोडिंग मटेरियल्स। डायरेक्ट अटैक ऑफ ऑक्सीजन गैस लगभग सभी मेटल्स ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। हम पहले ये जान लेते हैं कि कोरोजन आखिर होता क्यों है, मेटल ही क्यों शो करते हैं। देखिए मेटल जो होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी मेटल ले लें, एग्जाम्पल में जो मैग्नीशियम लिया, एटॉमिक नंबर 12 होता है 282। आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी इनकी कम होती है। आयनाइजेशन एनर्जी मीन्स अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसी उदासीन विलगित परमाणु से अगर एक इलेक्ट्रॉन हम बाहरी कोश से निकालते हैं तो जो ऊर्जा की जरूरत पड़ती है वो हमारी आयनन ऊर्जा कहलाती है। क्योंकि ये मेटल है, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसलिए यहाँ इसकी आयनन ऊर्जा सबसे कम होगी, इसलिए आसानी से ये जो है मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज करके मैग्नीशियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक पहला रीज़न है कि मेटल ही क्यों कोरोजन शो करते हैं। तो वो तेजी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, कभी फ्री स्टेट में नहीं रह सकते। इसके अलावा दूसरा रीज़न होता है हमारा एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में कई प्रकार की गैसेज होती हैं, ज़्यादातर ऑक्सीजन, इसके अलावा क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, H2S गैस, सड़ी गली चीज़ों से निकलने वाली गैस H2S, मार्फ गैस, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड कोयलों के जलाने से या बिजली उत्पादन में निकलने वाली सबसे ज़्यादा खतरनाक गैस सल्फर डाइऑक्साइड है, जिसके कारण भी कोरोजन होता है। कोरोजन के लिए विशेष जो तीसरा रीज़न है वो हमारा होता है इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अलावा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट एक प्रकार का एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। न्यूट्रल मीन्स एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन, जिसके प्रेजेंस में कोई भी मेटल आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, और मेटल ही हमेशा ऑक्सीडेशन शो करते हैं। इस तरह एनोड पर हमारा ऑक्सीडेशन ये रिप्रेजेंट करते हैं। एक एग्जांपल के रूप में हम लेते हैं कि कैसे हमारा कोई भी मेटल कोरोजन शो करता है, क्यों कोरोजन देगा। सपोज के लिए हम क्या करते हैं कि एक एग्जांपल लिया हमने, एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन NaCl, एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसमें जिंक की छड़ को डिप किया गया है, जिंक रॉड, जो कि एक मेटल है। क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका मतलब यहाँ पर Na आयन और Cl आयन पहले से ही सोल्यूशन में है। जैसे ही जिंक को हम डिप करेंगे, बियॉन्ड फोर्स के कारण एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जिससे जिंक जो है उस फ्रिक्शन के कारण आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करके आयनों में कन्वर्ट हो जाता है।
कहने का मतलब ऑक्सीडेशन शो करता है। इस तरह से जिंक जो है ऑक्सीडेशन दे करके जिंक आयन के रूप में सॉल्यूशन में आ जाता है। ये जिंक आयन क्षण से नहीं जा पाते हैं क्योंकि क्षण पर ही इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं। इस तरह से ये रॉड जो है निगेटिवली चार्ज हो जाती है, जबकि इसके बाहर जो आयंस हैं वो हमारे पॉजिटिव आयंस हैं जो क्षण के चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं। एक डाइलेक्ट्रिक लेयर बनता है जिसे इलेक्ट्रो पोटेंशियल भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बना पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के कारण, इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण, जो बाहर का एरिया हमारा आप देख रहे होंगे फिगर में कि ये जो बाहर का एरिया है ये एरिया हमारा कैथोड का काम करता है, और जो अंदर का डीप एरिया है जो सबमर्ज्ड है वो हमारा एनोड का काम करता है। तो एनोड में जिंक जो है तेजी से जिंक आयन के रूप में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ये इलेक्ट्रॉन क्षण पे कहीं भी मूव कर सकते हैं। क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन गैस जो है तुरंत जो है इससे डायरेक्ट अटैक करती है। O2 गैस लगातार अटैक होता है। तो कैथोड पे होने वाली क्रिया क्या होगी, ये इलेक्ट्रॉन के संपर्क में आएंगे और इलेक्ट्रॉन ले करके ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओवरऑल रिएक्शन देखें तो जिंक और ऑक्सीजन आपस में मिलकर के जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह से जिंक ऑक्साइड की लेयर बन जाती जो क्षण पर ही इकट्ठी हो जाती है, यानी एक लेयर डिपॉजिट हो गई जिसके कारण एक्टिविटी, अगर मान लीजिए एक सेल है ये सेल के एक्टिविटी हमारी ये घटा देती है। तो कोरोजन इस प्रकार से हमारा वर्क करता है। इस तरह से कोई भी मेटल सेल के प्रोसेस के रूप में एक्ट होता है जिसके कारण उस पर एक लेयर डिपॉजिट होती है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे कि कितने प्रकार से हमारा जो है कोरोजन होता है। तो केमिकल कोरोजन जो कि डायरेक्ट कोरोजन है बाय द डायरेक्ट अटैक ऑफ ऑक्सीजन गैस, ये हमारे एग्जाम्पल हैं जिसमें एल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल, बाकी सारे मेटल्स भी देते हैं, हाई टेम्परेचर पे देते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में आते हैं कोरोजन बाई अदर गैसेस। अदर गैसेस में एग्जाम्पल ग्रुप में हमारा जैसे मान लीजिए क्लोरीन गैस है। क्लोरीन गैस अगर सिल्वर मेटल से रिएक्शन करता है तो सिल्वर क्लोराइड बनाता है। इसी तरह हम टीन ले लें, स्टेनिक, ये अगर क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो ये बनाता है SnCl4। दोनों ही कोरोजन शो कर रहे हैं, जिसमें एक है सिल्वर क्लोराइड और दूसरा है टिन टेट्रा क्लोराइड यानी स्टेनस क्लोराइड। दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, जो मेटल के सरफेस पर, जैसे ये मेटल है उसके सरफेस पे जो भी कोरोजन होता है वो डिपॉजिट हो जाता है एक लेयर के फॉर्म में। ये लेयर कई प्रकार की हो सकती है, या तो वो प्रोटेक्टिव होगी, या फिर नॉन प्रोटेक्टिव। मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि जब ये रिएक्शन होता है अदर गैसेस के थ्रू में, दो एग्जांपल जो हमने लिया है क्लोरीन का सिल्वर के साथ, सिल्वर क्लोराइड, तो सिल्वर क्लोराइड एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करती है। प्रोटेक्टिव लेयर मीन्स हो गया कि इसका मतलब एक सशक्त लेयर जो मेटल सरफेस पे डिपॉजिट हो गई है, जो फर्दर अटैक, जो ऑक्सीजन गैस का अटैक है उसको अवरोध करती है, यानी अब पुनः अटैक ऑक्सीजन गैस नहीं कर सकता है, न तो उसको पेंट्रेट कर सकता है, न ही उसमें क्रैक्स होते हैं कि वो भेद करके अनदर मेटल से भी रिएक्शन करे जिससे पूरा मेटल कोरोडेड हो जाए। तो इस तरह से ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है। प्रोटेक्टिव लेयर मीन्स नॉन पोरस, इसे हम दूसरा भी कहते हैं नॉन पोरस लेयर। अगर कोई भी प्रोटेक्टिव लेयर या नॉन पोरस लेयर है, इसका मतलब ये हुआ कि मेटल जो है प्रोटेक्टिव लेयर को फॉर्म करता है जो फर्दर कोरोजन को अवॉइड करता है। दूसरा यहाँ पे एग्जांपल हमने SnCl4 का लिया है, ये हमारा नॉन प्रोटेक्टिव लेयर है, नॉन प्रोटेक्टिव लेयर, या हम इसे बोल सकते हैं वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब वाष्पशील। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा, क्लोरीन गैस टूट जाएगी, फिर से टीन बाहर आ जाएगा। इस प्रकार से ये टीन आयन और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो सकता है। ये नॉन प्रोटेक्टिव लेयर मीन्स इसमें पोरस है। पोरस का मतलब इसमें छेद होंगे या क्रैक्स होंगे जिसके कारण ऑक्सीजन डायरेक्ट पेंट्रेट करके बाकी सभी मेटल यानी टिन से रिएक्शन करके
SnCl4 या SN ऑक्साइड, क्लोरीन गैस ही ले लें एग्जाम्पल में, ऑक्सीजन गैस ले लें, कोई भी गैस होगी वो डायरेक्ट अटैक कर सकती है अगर वो नॉन पोरस लेयर होता है। तो जो हमारा जो लेयर बनता है कोरोडिक मटेरियल में, जो लेयर बनता है वो वास्तव में कोरोजन की प्रोसेस को तो अडॉप्ट कर रहा है, लेकिन ये जो लेयर है ये टाइप्स के आधार पर दो तरह का हमने पढ़ाया आपको, प्रोटेक्टिव एंड नॉन प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव मीन्स नॉन पोरस, जबकि नॉन प्रोटेक्टिव मीन्स पोरस लेयर। इसके अलावा एक तीसरा प्रकार होता है डिकम्पोजिशन लेयर, ये डिकम्पोज होना, डिकम्पोजिशन। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे एग्जांपल में ले लें हम गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। इनका जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है तो ये ऑक्साइड तो बनाते हैं लेकिन ये डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज का मतलब होता है कि ये स्टेबल लेयर नहीं है, इसे हम बोलते हैं नॉन स्टेबल लेयर। इसीलिए सोने में जंग नहीं लगती, गोल्ड में कभी भी कोरोजन नहीं होता है क्योंकि ये नॉन स्टेबल लेयर फॉर्म करती है। तो गोल्ड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके गोल्ड ऑक्साइड बनाता है या सिल्वर ऑक्साइड, इसी तरह प्लेटिनम ऑक्साइड, क्योंकि ये नॉन स्टेबल है, बहुत स्टेबल प्रोडक्ट भी नहीं होता है, तो ईजिली डिकम्पोज हो जाता है, फिर से गोल्ड वापस हो जाता है, ऑक्सीजन गैस हवा में उड़ जाती है। तो ये तीन तरह के लेयर हमारे फॉर्म होते हैं डायरेक्ट कोरोजन के जरिए। तो डायरेक्ट कोरोजन में हमें तीन तरह का पढ़ा, बाय डायरेक्ट अटैक ऑफ ऑक्सीजन गैस, कोरोजन बाय अदर गैसेस। कैसे पहचाने हम कि कोई भी लेयर प्रोटेक्टिव है या नॉन प्रोटेक्टिव है या डिकम्पोजेबल है? तो इसके लिए हमारे एक साइंटिस्ट थे पिलिंग बेडवर्थ रूल, पिलिंग बेडवर्थ रूल। इनके अकॉर्डिंग जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मेटल ऑक्साइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ मेटल। यहां पर तीन केस हम लोग लेते हैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। केस फर्स्ट, अगर हम लेते हैं कि स्पेसिफिक वॉल्यूम, जो ओवरऑल स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो कम है, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ द मेटल या वॉल्यूम ऑफ मेटल ऑक्साइड, तो इसमें किस प्रकार की लेयर फॉर्म हो सकती है? स्पेसिफिक वॉल्यूम अगर मान लीजिए बहुत कम है तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम ऑफ द मेटल ज़्यादा है। आप खुद भी सोच सकते हैं, यहाँ पर देखिए फिगर में ये वॉल्यूम ऑफ द मेटल है और इसके ऊपर जो लेयर है वो हमारा जो है मेटल ऑक्साइड की लेयर है। अगर मेटल ऑक्साइड की लेयर कम होगी वॉल्यूम ऑफ द मेटल ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। वॉल्यूम ऑफ मेटल ज़्यादा होने पर स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू कम आती है। कम आने के कारण इसका मतलब ये नॉन प्रोटेक्टिव है। नॉन प्रोटेक्टिव मीन्स पोरस, पोरस लेयर है, जिसके कारण अभी फर्दर कोरोजन और भी हो सकता है। दूसरा केस जिसे हम बोलते हैं इफ द वॉल्यूम ऑफ द मेटल, मान लीजिए डायरेक्ट हम ऐसे ही बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ मेटल इज लेस देन इक्वल टू मेटल ऑक्साइड। अगर वॉल्यूम ऑफ द मेटल और जो कोरोडिंग मेटल ऑक्साइड है ये दोनों या तो बराबर हो या मेटल का वॉल्यूम उससे कम हो, तो इस केस में हमारा जो है प्रोटेक्टिव लेयर बनता है, प्रोटेक्टिव लेयर बनता है, यानी नॉन पोरस, जो मेटल को फर्दर कोरोजन से प्रोटेक्ट करती है। इसी प्रकार तीसरा केस लेते हैं कि अनस्टेबल। अनस्टेबल के केस में हमारा जो है हो सकता है कि जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो डिकम्पोज हो जाए, डिकम्पोजेबल हो, जैसे गोल्ड और प्लेटिनम और सिल्वर के केस में था। तो उस केस में हमारा जो है अनस्टेबल लेयर कहलाती है, जो फिर से टूट जाता है, यानी ऑक्सीजन गैस फिर से बाहर जाती है और मेटल फिर से रिमेनिंग में अपने पार्ट में आ जाता है, अपनी आइडेंटिटी को रिटेन कर लेता है। तो ये तीन
हमारे प्रोसेस है जिससे हम पहचान सकते हैं कि जो हमारी लेयर अगर ज़्यादा जमी है मेटल के वॉल्यूम से तो इसका मतलब वो कैसा होगा, प्रोटेक्टिव। जबकि अगर मान लीजिए मेटल ऑक्साइड की लेयर मेटल के वॉल्यूम से कम है तो वो नॉन प्रोटेक्टिव होगा। तीसरा केस डिकम्पोजेबल में कुछ ही है जिसमें हमारा सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम ही एग्जाम्पल है। अब हम लोग चूंकि ये जान चुके हैं कि कोरोजन क्या है, प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन, डिकेइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल बाय फॉर्मिंग ऑक्साइड, क्लोराइड, सल्फाइड एटसेट्रा लेयर ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। दीज आर द डेफिनेशन ऑफ कोरोजन। हम लोग एक पढ़ चुके हैं डायरेक्ट कोरोजन क्या है, उसके टाइप्स भी हम लोगों ने पढ़ा। कोरोजन बाय डायरेक्ट ऑक्सीजन अटैक, कोरोजन बाय अदर गैसेस, एंड तीसरा है लिक्विड मेटल कोरोजन। लिक्विड मेटल कोरोजन हमारा केस कब होता है, जैसे मान लीजिए कोई बहुत हाई टेम्परेचर पे किसी हम मेटल को पिघलाते हैं तो कुछ मेटल सॉलिड फॉर्म में है, कुछ लिक्विड फॉर्म में है, तो जो लिक्विड मेटल ऊपर तैरता रहता है वो हमारा कोरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे मेटल इजीली कोरोजन शो करते हैं। ये केस हमारा जो है न्यूक्लियर फिशन के केस में या न्यूक्लियर भट्टी में, नाभिकीय भट्टी जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पर ये देख सकते हैं। ये एग्जाम्पल हमारा जनरल नहीं पाया जाता है, ये नाभिकीय भट्टी वगैरह में ये केस मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन की। दूसरे शब्दों में इसे हम बोलते हैं वेट कोरोजन। वेट कोरोजन का मतलब होता है नम, यानी इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट। व्हेन कोरोजन अकर्स in presence of air and moisture, it is known as electrochemical corrosion or wet corrosion। वेट कोरोजन को दूसरे शब्दों में हम गैल्वेनिक कोरोजन भी कहते हैं। इसके भी कई प्रकार हैं। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा गैल्वेनिक कोरोजन है। गैल्वेनिक कोरोजन बाय फॉर्मिंग एनोड एंड कैथोड विद सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, इसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन कोरोजन भी बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कोरोजन। इसके अलावा इसका दूसरा प्रकार है डिफरेंशियल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कोरोजन। तीसरा हमारा आता है इसी में पिट्स कोरोजन या पिटिक कोरोजन। चौथा स्ट्रेस, इसी तरह क्रेविस। और भी एग्जाम्पल है, तो अभी हम आपको इतना बताएंगे, गैल्वेनिक कोरोजन, डिफरेंशियल ऑक्सीजन, पिटिक कोरोजन, स्ट्रेस, और लास्ट में हम लोग देखते भी हैं वाटर कोरोजन या वाटर लाइन कोरोजन। वाटर लाइन कोरोजन, ये सारे एग्जाम्पल हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन के हैं, यानी वेट कोरोजन। तो गैल्वेनिक कोरोजन में कंडीशंस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे ही लागू होती हैं, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि अगर हम डायरेक्ट अटैक ऑफ गैसेस का लें तो किस तरह से कोरोजन होगा। डिफरेंट गैसेस का अलग अलग प्रकार के स्टेबल और नॉन स्टेबल लेयर बनती हैं। उसी प्रकार इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन में हमारा मॉइस्चर या एक्वस सॉल्यूशन का होना जरूरी है, उसके प्रेजेंस में ही हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो चीज़ें होती हैं वो है सबसे पहली चीज़ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट ये हम लोग जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं ये अपने आप बनता है। सपोज मान लीजिए एसिडिक सॉल्यूशन हो या अल्कलाइन हो या एक्वस सॉल्यूशन हो, जैसे लोहे की छड़ को, लोहे की छड़ को ज़मीन में बरीड किया गया है, तो ऑलरेडी ज़मीन में नमी होती है, डिफरेंट गैसेस भी होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। तो जो आयरन है उसके लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर मिल जाती है, जिसके कारण ये आसानी से कोरोजन शो करता है। क्योंकि ऑक्सीजन, अगर मान लीजिए पानी की बूंदें हैं, ड्रॉपलेट्स हैं, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड कोई भी गैस इसमें घुलती है तो वो एक प्रकार से रिएक्शन शो करते हैं और कार्बोनिक एसिड, वीक एसिड बनाते हैं। इसी तरह अगर सल्फर डाइऑक्साइड भी डिजॉल्व होता है तो वो भी H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बनाते हैं, जिसके प्रेजेंस में कोरोजन
फास्ट होता है। कोरोजन एक प्रकार की एसिडिक प्रक्रिया ही है। वेट कोरोजन को हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि ये एसिडिक प्रोसेस है जिसमें हमारा किसी भी मेटल का क्षय बहुत तेजी से होता है। तो हम आपको एग्जांपल देते हैं कि किस तरह से गैल्वेनिक कोरोजन होता है आयरन रस्टिंग का। इसमें हमारे दो कंडीशन हैं। फर्स्ट कंडीशन है, अगर मान लीजिए वो एसिडिक सोल्यूशन है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन, इसे हम बोलते हैं एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्योंकि एसिड का मतलब प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन, H3O+ को हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ये सभी लोग जानते हैं कि जो एसिड होता है, चाहे वो H2SO4 हो चाहे H2SO3 हो, वो ब्रेक होकर के हाइड्रोजन आयन सोल्यूशन में देता है। अगर मान लीजिए वो एक्वस होता है तो वो हाइड्रोजन आयन पानी के अणुओं के साथ जुड़ करके हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन ये दोनों ही हमारे एसिडिक कंडीशन के लिए माने जाते हैं, जिसमें हमारा एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एक प्रोसेस है। इसको ध्यान से देखिए। चूंकि मेटल का ही कोरोजन हो रहा है तो मेटल हमेशा ऑक्सीडेशन ही देगा। एज ए एनोड में आयरन का एग्जांपल लेते हैं, फेरस। आयरन जो है फेरस में कन्वर्ट हो जाता है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। इसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, क्योंकि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। तो आयरन की जो छड़ है या जो रॉड है वो हमारा एनोड का काम करेगी। जबकि कैथोड पर, क्योंकि एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन है, तो कैथोड पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आयन, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को ले करके हाइड्रोजन गैस के रूप में रिलीज हो जाता है। तो इस तरह से हमारा जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसे ही बोलते हैं एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखें, इस रिएक्शन को हम रिडक्शन प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन ले रहा है यानी रिड्यूस हो रहा है। दूसरे शब्दों में ऑक्सीडेशन का मतलब ये भी होता है कि मेटल की यहाँ ऑक्सीडेशन 0 है, जबकि यहाँ पर 0 से 2 हो रहा है। तो किसी का ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ता है तो उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और यहाँ चूंकि हाइड्रोजन का +1 से गैस फॉर्म में 0 हो रहा है, इसलिए यहाँ हो रहा है ये रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब ये भी हम इस तरह से भी पहचानते हैं, या इलेक्ट्रॉनों को लेना रिडक्शन प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉनों को लूज करना ऑक्सीडेशन है। मेटल्स हमेशा ऑक्सीडेशन ही देंगे। नॉन मेटल या जितने भी गैसेस हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो चाहे कोई भी गैस हो, वो सभी कैथोड में रिडक्शन ही शो करेंगे। ओवरऑल अगर रिएक्शन देखें तो Fe 2 हाइड्रोजन आयन आपस में जुड़ करके फिर H2+ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। इस तरह से इसे हम बोलते हैं एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये हमारा तभी होता है जब हमारा एसिडिक कंडीशन होती है। मान लीजिए अगर दूसरी कंडीशन हम बात करते हैं, दूसरी कंडीशन को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस ये हमारा लागू होता है एल्कलाइन या न्यूट्रल सॉल्यूशन पे। एल्कलाइन का मतलब हो गया इन प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस मतलब प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। न्यूट्रल का मतलब एक्वस सॉल्यूशन यानी प्रेजेंस ऑफ H2O। वीक बेस भी हो सकता है, क्योंकि जो हमारा वाटर होता है उसकी pH मोर देन 7 ही होनी चाहिए। कभी कभी pH बहुत ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब वो एल्कलाइन वाटर है। तो उस केस में हमारा जो है कोरोजन बहुत फास्ट होता है। इसमें हम देखेंगे ध्यान से कि एनोड पर तो सेम प्रोसेस होगी, क्योंकि आयरन का एग्जांपल ले रहे हैं, सेम प्रोसेस एनोड पर होगी। फेरस में कन्वर्ट हो जाएगा आयरन, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, इस तरह से ये एनोड पर ऑक्सीडेशन देता है। जबकि यहाँ कैथोड की प्रोसेस में अगर हम एल्कलाइन की बात करें तो वाटर ड्रॉपलेट्स भी हैं और ऑक्सीजन गैस भी है, क्योंकि वेट कोरोजन मॉइस्चर और एयर के प्रेजेंस में होता है। ये आपस में 2 इलेक्ट्रॉन ले करके कन्वर्ट हो जाएंगे हाइड्रोक्सिल आयन। इस तरह से हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम बोलते हैं एल्कलाइन और न्यूट्रल कोरोजन। अगर ओवरऑल हम रिएक्शन देखें तो आयरन H2O + ½ O2 फेरस हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से फेरस हाइड्रोक्साइड का बनना हमारा एक रस्टिंग को शो करता है।
फेरस हाइड्रोक्साइड ये हमारा एक अनस्टेबल प्रोडक्ट है। अब हम आपको पूरे मैकेनिज्म बताते हैं कि किस प्रकार से हमारा आयरन में रस्टिंग होती है। यहाँ दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि अगर एसिडिक कंडीशंस हैं तो जो मैकेनिज्म होगी वो एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस को फॉलो करेगा, और सारी मैकेनिज्म कैथोड पर ही डिपेंड होती है, क्योंकि एनोड पर हमेशा मेटल ही ऑक्सीडाइज होगा। अगर मान लीजिए अल्कलाइन या न्यूट्रल सोल्यूशन है तो उस केस में हमारा जो है कैथोड पर हाइड्रोक्साइड आयन बनता है, जो मेटल के साथ जुड़ करके हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। एक प्रेसिपिटेट, लूज प्रेसिपिटेट, अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है। तो पूरे प्रोसेस में अगर हम देखें तो एनोड का रिएक्शन दोनों में कॉमन है, जबकि कैथोड में चेंज है। इसके बाद आगे की प्रोसेस हम ध्यान से देखते हैं। अगले स्टेप में, चूंकि फेरस हाइड्रोक्साइड एक अनस्टेबल प्रोडक्ट है, फेरस हाइड्रोक्साइड का बनना, फेरस आयन, अभी हम लोगों ने देखा कि आयरन O2 + H2O के साथ मिल करके फेरस हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो कि कैसा प्रोडक्ट है, अनस्टेबल। फेरस जो है पुनः ऑक्सीडाइज होता है, ये तीसरा रिएक्शन हम बोलते हैं। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में अभी भी ये बार बार प्रोसेस चलती रहेगी जब तक ये पूरी तरह से ऑक्सीडाइज नहीं हो जाता है, क्योंकि अभी भी मॉइस्चर है और ऑक्सीजन का भी प्रेजेंस है। फिर से रिएक्शन होगी और ये कन्वर्ट हो जाता है फेरिक हाइड्रोक्साइड में। फेरस जो होता है वो अनस्टेबल होता है। फेरस मीन्स Fe2+, जबकि इसका कन्वर्जन जब Fe3+ में होता है तो ये स्टेबल माना जाता है, क्योंकि स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की Fe3+ है। फेरिक हाइड्रोक्साइड ये एक स्टेबल प्रोडक्ट बना। धीरे धीरे ये जंग लगने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। ये उस समय का केस है जिस समय जैसे मान लीजिए लोहे के पाइप हैं, अगर ज़मीन में बरीड है तो पहले हमको जब जंग लगता है तो हल्का सा लाल लाल ऐसा कलर दिखाई पड़ता है पाइप के ऊपर, वो फेरस हाइड्रोक्साइड होता है। जब पूरी तरह से डिपॉजिट होने लगता है तो फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है। चूँकि अभी भी वो एज ए स्लज का काम करता है, अभी भी हम उसको खुरच करके अलग कर सकते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद जैसे जैसे समय बीतता है ये फेरिक हाइड्रोक्साइड फिर से कन्वर्ट हो जाता है। ये चौथा रिएक्शन है हमारा। फेरिक हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है Fe2O3 और H2O में। तो ये Fe2O3 ही हमारा आयरन रस्ट है। इस केस में पाइप पे पूरी तरह से जंग जो लगी है आयरन की, जो भी हमारा मेटल के ऊपर जो सरफेस डिपॉजिट हुआ है वो पूरी तरह से स्टेबल होता है, उसे हम अलग नहीं कर सकते, एज ए स्केल की तरह बिहेव करता है। तो ये हमारा आयरन रस्ट है। Fe2O3 को ही हम आयरन रस्ट कहते हैं। इसका जो केमिकल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला, वो हम लोग स्टडी करते हैं Fe2O3.NH2O। नमी के अकॉर्डिंग जो है Fe2O3 हमारा पानी के साथ क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है। इस केस में हमारा जो है जो रस्टिंग प्रोसेस होती है, चूँकि स्टेबल हो चुकी है, पूरी तरह से आयरन कन्वर्ट हो जाता है Fe2O3 में फेरिक ऑक्साइड क्रिस्टल फॉर्म में। .H2O का मतलब होता है क्रिस्टल फॉर्म, तो इसे हम बोलते हैं आयरन रस्ट। इस कंडीशन में मैं आपको बताऊं कि क्या होता है कि जैसे ही फेरिक हाइड्रोक्साइड जमता है तो लोहे का वजन थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन जब Fe2O3 बनता है तो लोहे का वजन घट जाता है, क्योंकि उस समय अगर आप हथौड़े से पीटेंगे तो वो टूट जाएगा। छड़ा भंगूर जिसे बोलते हैं, भंगूरता आ जाती है उसमें। तो इस तरह से आयरन रस्टिंग हमारा होता है, जिसे हम बोलते हैं वेट कोरोजन या इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन को फॉलो करता है, जिसकी मैकेनिज्म हम लोगों ने दो तरह से देखी, हाइड्रोजन गैस और एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस। ये दोनों सिर्फ इनिशियल स्टेट यानी कैथोड पर ही लागू होंगे, वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार की कंडीशन हमको मेटल को मिल रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कंडीशन कैसे मिलेगी, कैसे जाने। जो एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस है ये ज़्यादातर जब भी हम लोग बॉयलर का प्रयोग करते हैं, बॉयलर जहाँ पे स्टीम जनरेट किया जाता है बहुत सी चीज़ों के लिए इंडस्ट्री एरिया में, तो बॉयलर्स में जो आयरन की पाइप्स होती हैं उसमें कई वेंट भी होते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर पे हाई प्रेशराइज स्टीम को फ्लो करते हैं। तो अगर मान लीजिए पानी में एसिड मौजूद है तो हाई टेम्परेचर में कोरोजन बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, मेटल बहुत तेज़ी से कोरोड होता है। तो उस केस में हाइड्रोजन गैस तो लिबरेट हो जाती है, लेकिन आयरन तेज़ी से कोरोड होकर के एज ए स्केल के रूप में जम जाता है।
जो कॉर्नर्स में या बॉयलर की जालियों में फंस जाते हैं एज ए स्केल फॉर्म में, और जो स्टीम के फ्लो को रोक देते हैं। कभी कभी तो बॉयलर्स फट भी जाते हैं इसी कारण, क्योंकि वो ब्लॉकेज हो जाती हैं। तो यानी लार्ज एडहेरेंट जो कोटिंग होती है उस वो हमारा कोरोजन के कारण ही होती है। इसी तरह कभी कभी क्या होता है कि बॉयलर्स में बहुत तेज़ी से हीट जनरेट करते हैं, तो हीट जनरेट करने पर जो स्टीम होती है उसके साथ थोड़ी बहुत मात्रा में पानी की बूंदें भी उठती हैं। तो स्टीम के साथ जो पानी की बूंदें होती हैं, ऑक्सीजन का अगर प्रेजेंस है तो उस केस में भी हमारा आयरन रस्टिंग और बढ़ जाती है। या प्रेजेंस ऑफ बेस में कास्टिक इम्बिटलमेंट के कारण भी कोरोजन बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। नॉर्मल रूप में देखें तो जो बरीड पाइपलाइंस है, केबल वायर्स है, सबमरीन्स हैं, शिप हल्स हैं, ये सब हमारे जो है कोरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि ये सभी लोहे की बनी होती हैं। इसके अलावा ऑयल पाइप्स, जिससे हमें दूर दूर तक चीज़ों को, पानी के जो पाइप्स होते हैं दूर दूर तक ऑयल के पाइप के थ्रू जो हम यूज करते हैं, कहीं समुद्र से गुजर रहा है साल्टी वाटर से, कहीं ज़मीन से गुजर रहा है, तो वो सारी कंडीशंस डिपेंड करती हैं कि कौन सी कंडीशन, कौन सा इन्वायरमेंटल कंडीशन हमारे मेटल्स को मिल रहा है जिसके कारण वो कोरोजन शो करेगा। दोनों ही केस में, चाहे वो एल्कली हो, एल्कलाइन या एसिडिक, इन सभी केस में कोई भी मेटल तेजी से कोरोजन शो करता है। तो कोरोजन जो है हमारा इन्हीं 3 कंडीशंस पे लागू होता है। तो जो आपने अभी देखा ये सारे कोरोजन के कारण है। इसके ड्रॉबैक ये है कि जो प्रॉपर्टीज़ होती है मेटल की वो घट जाती है। अब मैं आपको पीपीटी में बताऊंगा कि किस प्रकार से कोरोजन का थोड़ा सा एक समरी देता हूँ। जैसा कि हम लोगों ने देखा अभी, तो 2 तरह के कोरोजन होते हैं क्लासिफिकेशन में, ड्राई केमिकल कोरोजन जिसे हम बोलते हैं, या वेट कोरोजन, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। ड्राई कोरोजन में हम लोग बात करें ड्यू टू केमिकल अटैक ऑफ ऑक्सीजन और अनदर गैसेस, या ड्राई गैसेस जिसे बोलते हैं। 2 तरह से हम लोग कोरोजन को हमने पढ़ा, ड्राई कोरोजन या डायरेक्ट कोरोजन को, जिसमें ऑक्सीडेशन कोरोजन पढ़ा या कोरोजन बाई गैसेस। ऑक्सीडेशन कोरोजन बेसिकली हमारा ऑक्सीजन गैस पे ही डिपेंड है, यानी कोई भी मेटल आप देख रहे होंगे यहाँ पर मेटल आयन में कन्वर्ट हो गया और इसी तरह ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके ऑक्साइड आयन बनाता है। तो इस तरह से हमारा ऑक्सीडेशन कोरोजन शो करता है। जबकि कोरोजन बाई अदर गैसेस में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से क्लोरीन गैस का इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा आप आमतौर पर देखते हैं कि जो भी सिल्वर के हम लोग आभूषण पहनते हैं या हार, या फिर महिलाएं जो अंगूठियाँ वगैरह पहनती हैं, वो सब काली पड़ जाती हैं, क्योंकि वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड का प्रेजेंट है। तो वो सिल्वर के साथ रिएक्शन करके सिल्वर सल्फाइड ब्लैक पीपीटी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण सिल्वर सल्फाइड एक लेयर बन जाती है जो प्रोटेक्ट तो करती है, लेकिन उसके कारण धात्विक चमक खत्म हो जाती है। तो कोरोजन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही हो गया, मेटालिक लस्टर जो प्रॉपर्टी होती है वो समाप्त हो जाती है। तो इसे हम बोलते हैं स्टेबल कोरोजन भी बोलते हैं। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा, आपने देखा कि किस तरह से डायरेक्ट कोरोजन में स्टेबल, नॉन स्टेबल और डिकम्पोजेबल कोरोडिंग मटेरियल बनते हैं, और किस प्रकार से हम उसकी स्टडी किया हम लोगों ने। इसमें एल्युमिनियम, टीन, लेड, कॉपर, ये सारे हमारे स्टेबल कोरोजन शो करते हैं। मीन्स ये पैसिविटी या प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। पैसिविटी भी एक शब्द आता है जो ये बताता है कि एक ऐसा प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करना विच प्रोटेक्ट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर कोरोजन। तो पैसिविटी वास्तव में प्रोटेक्टिंग लेयर का फॉर्मिंग का ही एक एग्जाम्पल है, जो हमारा एल्युमिनियम, टीन, लेड, कॉपर ये सारे देते हैं। नॉन स्टेबल कोरोजन में सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ये हमारे नॉन स्टेबल होते हैं, डिकम्पोजेबल होते हैं, इजीली आसानी से ऑक्सीजन से अलग हो सकते हैं। पिलिंग बेडवर्थ रूल रेशियो के अनुसार हमने आपको बताया कि किस प्रकार से अगर मान लीजिए मेटल का वॉल्यूम मेटल ऑक्साइड के वॉल्यूम से ज़्यादा है तो नॉन पोरस या स्टेबल कोरोजन नहीं हो पाता है। जबकि अगर मेटल का वॉल्यूम कम है मेटल ऑक्साइड से तो वो हमारा स्टेबल कोरोजन प्रोडक्ट कहलाता है, जो प्रोटेक्ट करता है, यानी प्रोटेक्टिंग कोरोजन को शो करता है।
यहाँ पर आप देख रहे होंगे कोरोजन बाय अदर गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, ये सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिनके कारण हमारा ड्राई कोरोजन होता है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग पढ़ रहे हैं वेट और इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। 60% अगर ह्यूमिडिटी है तो हमारा जो है वेट इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन होता है। ये हमारा मैकेनिज्म है किस तरह से आयरन जो है फेरस आयन में कन्वर्ट हो रहा है और ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड आयन में। फिर फर्दर रिएक्शन में ये सारे जो हैं फेरस हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। दोनों प्रकार के हमने आपको बताया कि हाइड्रोजन एवोल्यूशन, अगर एसिडिक प्रेजेंस हो तो हाइड्रोजन इवॉल्व होती है, जबकि एल्कलाइन के प्रेजेंस में हाइड्रोक्साइड आयन बनता है। तो कई प्रकार के कोरोजन होते हैं, इसमें पहला एग्जांपल है गैल्वेनिक कोरोजन। यहाँ आप देख रहे होंगे आयरन और कॉपर दो छड़ है। ऐसा तब होता है, मान लीजिए कोई हमने एलॉय बनाया है लोहे का, तांबे का या जिंक कॉपर का, इस तरह से हमने कई एलॉय बनाते हैं। अगर वो आपस में कपल के रूप में है और कभी किसी इलेक्ट्रोलाइट मीन्स किसी भी साल्टी सोल्यूशन, एसिडिक सोल्यूशन, एल्कलाइन सोल्यूशन के संपर्क में आ जाए तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। एक्चुअली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस इसलिए भी स्टार्ट होती है क्योंकि इलेक्ट्रोड केमिकल सीरीज में जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है या दूसरे मेटल से ऊपर है तो वो ऑक्सीडेशन शो करता है, जबकि दूसरा रिडक्शन शो करता है। यहाँ एग्जांपल में आयरन का जो प्लेस होता है वो कॉपर से ऊपर है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हम देखें, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आयरन का कम होता है, माइनस में होता है, जबकि कॉपर का पॉजिटिव होता है। तो आयरन एनोड का काम करता है, ऑक्सीडेशन शो करता है, जबकि कॉपर रिडक्शन का। तो इस तरह से ये गैल्वेनिक कोरोजन कहलाता है, जहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हमारा कोई भी साल्टी वाटर, एसिडिक या एल्कलाइन का प्रेजेंस हो सकता है। विभिन्न प्रकार के कोरोजन में हम लोगों ने पढ़ा भी कि कितने प्रकार होता है। गैल्वेनिक कोरोजन तो आपको समझ में आ गया होगा। पिटिक कोरोजन वहाँ बोलते हैं जहाँ क्रैकिंग हो। इसी तरह क्रेविस कोरोजन वहाँ होता है जहाँ नट बोल्ट होता है। सपोज जैसे मान लीजिए कूलर के पंखे जो हम लोग गर्मी में लगाते हैं तो वहाँ पे नट बोल्ट होते हैं। नट बोल्ट में जो स्क्रू होता है उसके दो हिस्से होते हैं। तो एक हिस्सा जो बाहर की ओर निकला होता है, दूसरा हिस्सा जो अंदर छुप जाता है। तो उसमें से जो बाहर की ओर निकला हिस्सा होता है वो हमारा कैथोड का काम करता है। वो हाईली एरेटेड पार्ट होता है। मान लीजिए किसी कूलर में अगर हम नट बोल्ट लगा करके घास लगा के फिक्स कर दिया, वो नट बोल्ट हमारा आयरन का है और उसमें हमने कोई स्टॉपर या वाशर का प्रयोग नहीं किया, तो वो संपर्क में ज़्यादा रहेगा और जितना हिस्सा बाहर ज़्यादा निकला होगा वो कैथोडिक एरिया का काम करेगा। कैथोड एरिया का मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस उतना ही ज़्यादा होगा। और जो लेस एरेटेड पार्ट है वो एनोड का काम करता है, जो कि चूड़ी के अंदर वन बोल्ट में कस गया है, वो एनोड का काम करता है। तो कोरोजन कहाँ होगा? हमेशा एनोड पर ही होता है, क्योंकि कौन सा ऑक्सीडेशन शो करता है? मेटल। और मेटल कहाँ ऑक्सीडेशन शो करता है? एनोड पर। तो जो भी कोरोजन प्रोडक्ट होंगे वो एनोड पर ही बनते हैं। तो क्रेविस कोरोजन एक एग्जाम्पल है हमारा नट बोल्ट का, या जहाँ कहीं भी हम ऐसे स्क्रू का प्रयोग करते हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि जहाँ पर ये चूड़ी बनी होती है उस जगह पे डस्ट पार्टिकल या अन्य चीज़ों के होने से, नमी होने से मेटल कोरोड हो जाता है, कोरोजन शो करता है, जिसके कारण एक लेयर बन जाती है और बोल्ट इतना टाइटली पैक्ड हो जाता है कि दोबारा हम इसे खोल नहीं पाते हैं। तो ये विशेष ध्यान रखिए, कैथोडिक एरिया अगर बहुत ज़्यादा है, यानी बोल्ट आपने बड़ा यूज कर लिया है कूलर में, तो कोरोजन बहुत फास्ट होगा। कैसे बचाएं हम पिटिक और क्रेविस कोरोजन को? क्या करें इसमें? हम क्या करते हैं कि पेंट कर देते हैं या ग्रीस लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं, लिक्विड लुब्रिकेंट या सेमी सॉलिड में ग्रीस का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण थोड़ा सा मॉइस्चर नहीं आ पाता है, कोरोजन से बचता है। और चूँकि हम लोग लुब्रिकेंट प्रयोग कर रहे हैं तो आसानी से रोटेट भी हो सकती है बोल्ट वगैरह। दूसरी चीज़ ये है कि हम कुछ ऐसे मेटल के वाशर प्रयोग करें। गोल गोल आते हैं वाशर, आप देखे होंगे एल्युमिनियम के गोल गोल आते हैं जो दोनों तरफ अगर हम लगाएं, या रबड़ का लगा दें। तो एल्युमिनियम लगाने से ये होता है कि ये पैसिविटी शो करता है, तो एल्युमिनियम पहले कोरोजन थ्रो कर देगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा। प्रोटेक्टिव लेयर बनने से फर्दर कोरोजन होगा नहीं। तो वाशर लगाने से हमारे जो नट बोल्ट होते हैं उनकी लाइफ भी बढ़ जाती है। दोबारा अगर हम अगली गर्मी में सोचें कि इसको खोल दें
तो आसानी से खुल जाता है, अदरवाइज कभी कभी तो काटने की नौबत आती है। तो इस तरह से क्रेविस कोरोजन और पेटी कोरोजन हमारे जो है वास्तव में डिफरेंशियल ऑक्सीडेशन कंसंट्रेशन को शो करते हैं। तीसरा है हमारा इंट्राग्रेनुलर कोरोजन। ये मेटल में ही पाया जाता है, दानेदार या छिद्र हो जाए, रंध्र जैसे पत्तियों में रंध्र पाया जाता है, अगर छिद्र है तो वहाँ पर भी कोरोजन बहुत तेज़ी से हो सकता है, क्योंकि ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, मॉइस्चर कंटेंट बहुत तेज़ी से हो सकता है। स्ट्रेस कोरोजन, किसी चीज़ को हमने पीट दिया, चोट लग गई, वो वहाँ पे फैल जाता है, क्रैकिंग आ जाती है। क्रैकिंग आने से जो मेटल का अंदर का हिस्सा वो दिखने लगता है, जिसके कारण उसकी हाईली रिएक्टिव पार्ट ओपन हो जाती है और तेज़ी से ऑक्सीजन या अदर गैसेस से रिएक्शन करके कोरोजन शो करता है। इरोजन भी एक एग्जाम्पल है, इसी तरह और भी एग्जाम्पल हैं, फैटीग, हाइड्रोजन, ये सारे एग्जाम्पल वास्तव में स्ट्रेस या पेटिक कोरोजन के ही रूप हैं, जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज यानी सरफेस एरिया ज़्यादा होने पर कोरोजन शो करते हैं। एक यहाँ पॉइंट नोटिस करने वाली बात है कि जो ड्राई कोरोजन होता है, ड्राई कोरोजन के केस में अगर एनोडिक पार्ट जितना कम होगा और कैथोडिक पार्ट जितना ज़्यादा होगा, कोरोजन बहुत तेज़ी से होगा। जबकि अगर हम एसिडिक कोरोजन में एक नोटिस करने वाली पॉइंट होता है कि एसिडिक कोरोजन उतना ज़्यादा फास्टर होगा अगर एनोडिक एरिया बहुत ज़्यादा हो। कहने का मतलब, जैसे हमने एसिडिक में पढ़ा था एब्लूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, आयरन की सरफेस पर एसिड की ड्रॉपलेट्स हैं और सब जगह फैला हुआ है, आयरन की सरफेस बहुत बड़ी है, तो इसका मतलब एनोडिक एरिया बहुत लार्जर है। अगर एनोडिक एरिया बड़ा हो गया तो हमारा कोरोजन बहुत फास्ट होगा, आयरन बहुत तेज़ी से कोरोजन शो करेगा। जबकि जो हमारा वेट कोरोजन का दूसरा एग्जांपल, अगर कैथोडिक एरिया बहुत ज़्यादा होता है तो भी हमारा कोरोजन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हमने अभी आपको पेटिक और क्रेविस में बताया कि नट बोल्ट में अगर कैथोडिक पार्ट ज़्यादा है, सपोज एक एग्जाम्पल में चेंज मत करिएगा, जैसे सपोज मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा यहाँ पे कि डिफरेंट कंसंट्रेशन क्या होता है। तब जैसे मान लीजिए कि हमारा एक कोई इलेक्ट्रोलाइट है, अभी एग्जांपल हमने दिया था, यहाँ पर एक जिंक की छड़ डिप कर दी गई, ये जिंक, और ये जिंक सल्फेट, या जिंक सल्फेट न लेकर के कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लें, सोडियम क्लोराइड ले लें, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे दो पार्ट है। दो पार्ट में ये जो पार्ट है ये हमारा कहलाता है कैथोड। कैथोड का मतलब होता है हाईली एरेटेड, बहुत ज्यादा यहाँ पर ऑक्सीजन का अटैक हो सकता है, ऑक्सीजन या अदर गैसेस का। जबकि ये पार्ट जो हमारा होता है वो हमारा एनोड है, और जहां पर ये जंक्शन है, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, यहां पर ही हमारा होता है कोरोडिंग सरफेस, यानी कोरोडिंग मटेरियल जिसे बोलते हैं, जो फाइनल हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो यहीं आकर जमता है। तो एनोड पार्ट हमारा वास्तव में नीचे का पार्ट है जो सबमर्ज्ड है या जमीन के अंदर है या पानी के अंदर डूबा, वो एनोड है। जबकि ऊपर वाला हिस्सा क्या हुआ, कैथोड का। क्योंकि हाईली एरेटेड पार्ट है इसीलिए ऑक्सीजन का अटैक, अनदर गैसेस का अटैक बहुत ज़्यादा होगा। उसका रीज़न क्या होता है मैं आपको अभी बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए जिंक लिया हमने, तो जिंक में होगा क्या कि जिंक आयन तो सोल्यूशन में आ जाएंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन छड़ पर ले जाते हैं, और ये छड़ का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन ऊपर तक भी है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि जिंक जो है तेजी से इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉन छड़ पे ही रुक जाते हैं और ये छड़ के पूरे हिस्से में है। तो तेजी से ऑक्सीजन या अदर गैसेस है तो वो तेजी से ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन लेकर के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो हमारा हिस्सा है यहाँ पर जिंक और ऑक्साइड आयन ये आपस में जुड़ करके जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो हमारा जो कोरोडिंग सरफेस एरिया जो मटेरियल है वो हमारा जंक्शन पे होता है, जहाँ पर मॉइस्चर भी है, एयर भी है और इलेक्ट्रोलाइट भी है। छोटी क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि मान लीजिए हम 3 जार ले लें और उसमें नेल्स को डुबो दें, जिसमें एक जार हमारा जो है पूरी तरह से बंद है, पानी से भरा हुआ पूरी तरह से बंद है, दूसरा हमारा पानी में नेल्स को डिप कर दिया गया है और वो ओपन थे, तीसरा हमारा पानी से गीला करके ओपन जार में रख दिया गया है, न तो उसमें पानी न कुछ, केवल एयर है।
तो जंग किसमें सबसे ज़्यादा लगती है? जो ओपन स्पेस में है, जो एयर में है और जो मॉइस्ट था, क्योंकि कोरोजन के लिए एयर या अदर गैसेस के साथ साथ मॉइस्चर का होना जरूरी है, तभी वेट कोरोजन होता है और स्टेबल प्रोडक्ट या अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है। इस तरह से कोरोजन हमारा शो करता है डिफरेंट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के कारण। ये कंसंट्रेशन सेल जो हम आपको दिखा रहे थे वो इसी के बेस पर काम करता है। फेरस आयन और हाइड्रोजन आयन इस तरह से अलग हो गए। पिटिक कोरोजन, यहाँ देखिए क्रैक्स हैं, फिगर में आप देख रहे होंगे नीचे क्रैक्स हैं, और जो हिस्सा गोल वाला हिस्सा है वो कोरोजन को शो कर रहा है, फेरस हाइड्रोक्साइड, जो बाद में फेरिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारा पिटिक कोरोजन को शो कर रहा है। स्ट्रेस कोरोजन, क्रैकिंग का आना, सेम प्रोसेस जो आपने पीछे केमिकल इक्वेशन देखे थे वही सारे इक्वेशन हमारे जो है एनोडिक कैथोडिक पार्ट में यहाँ पर भी होगा। और स्ट्रेस में भी कोरोजन बहुत तेज़ी से होता है क्योंकि क्रैक्स भी हैं, ड्रॉपलेट्स आसानी से कलेक्ट हो सकती हैं। इंटरग्रेनुलर कोरोजन, दरारों का बनना या फिर ग्रेन्स का होना, जिससे कहा कोरोजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ज़्यादातर ये बाउंड्रीज पे ही होता है, जो फेज होते हैं उनके ग्रेन्स जो बाउंड्रीज होते हैं उसके कारण ये कोरोजन बहुत तेज़ी से होता है। इरोजन, इरोजन भी एक प्रकार का एग्जाम्पल है। ज़्यादातर ये छेद हो जाना या बॉयलर में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, बहुत ज़्यादा प्रेशर पे, इस तरह का कोरोजन हमें देखने को मिलता है। इरोजन एक कोरोजन का टाइप है। ये जो है इफेक्ट डालता है इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में होता है। ये केवल मेटल और एलॉय में ही पाया जाता है। बहुत से केसेस में ये आप देखे होंगे कि जो मेटल का डैमेज होना या कोटिंग जो होती है, जो कोटेड मेटल होते हैं उनका डैमेज होना, ये हमारा इरोजन का एग्जाम्पल है। ये ज़्यादातर हमारा उन जगहों पे पाया जाता है जहाँ पर पाइप लाइन्स हैं, बरीड पाइप लाइन्स हैं, या पाइप लाइन्स को बहुत घुमावदार बनाया गया है, प्रॉपर डिजाइनिंग ना हो। ये हमारा खिड़कियों विंडोज़ में भी आता है। तो विंडो वगैरह में भी मान लीजिए हम प्रॉपर डिजाइन में बहुत ज़्यादा घने डिज़ाइन बनाए गए हैं, तो जहाँ पर एयर गैप्स भी हो, आसानी से ड्रॉपलेट इकट्ठा हो सकती है, तो वहाँ पर कोरोजन बहुत तेज़ी से हो सकता है। तो बेंड इन पाइप्स, कंडेंसर ट्यूब, वाल्व सीट, इन वाटर फिटिंग, इन सब जगहों पर इरोजन का होना आम बात है। कैविटेशन कोरोजन, अगर मान लीजिए कैविटी हो गई, कैविटी का मतलब छेद का बनना, गड्ढा हो जाना किसी भी मेटल सरफेस में, तो आसानी से ड्रॉपलेट कलेक्ट हो जाता है और कोरोजन स्टार्ट हो जाता है। कोरोजन फैटिग, फैटिग हमारा जैसे फ्रैक्चर हो गया किसी स्ट्रक्चर में, या इरोजन भी एक तरह से कह सकते हैं, अगर जो हमारा किसी मेटल सरफेस में होता है तो वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है, कोरोजन का एक प्रकार है। अब हम लोग देखते हैं कि जो कोरोजन है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। मेटल पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट तो मेटल पे ही होता है, क्योंकि कोरोजन शो करते हैं वो मेटल ही शो करते हैं। मेटल जब कोरोजन शो करके एक कोरोडिंग मटेरियल बनाता है अपने सरफेस पर, तो उसके कारण जो लस्चरस प्रॉपर्टीज़ होती है मेटल की वो ख़त्म हो जाती हैं। इसके अलावा जो प्रॉपर जो करंट फ्लो कर रहा था वो भी हमारा अवरोध हो जाता है, यानी वो भी ब्लॉक हो जाता है और उसको फ्लो नहीं कर पाता है। जो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो प्रॉपर वे में हो रहा था वो नहीं हो पाया, क्योंकि वो सारे इलेक्ट्रॉन तो गैसेस के साथ अदर चीज़ों के साथ रिड्यूस हो गए। तो इसके कई एग्जाम्पल हैं। ड्यू टू हाई एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन द रेट इज स्लो, एरिया एंड डिस्टेंस, एरिया भी बहुत ज़्यादा हुआ तो भी हमारा कोरोजन बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण मेटल बहुत जल्दी अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देता है। जो फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है, कोरोजन रेजिस्टेंट जो भी हम यूज़ करते हैं वो हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर ग्रेन साइज मेटल है तो वो बहुत ज़्यादा सालूबल होते हैं और कोरोजन भी ज़्यादा देते हैं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस ऑन मेटल रिड्यूसेस रेट ऑफ कोरोजन, अगर मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन या स्ट्रेस है तो वो भी रेट ऑफ कोरोजन को घटा देते हैं। इसी तरह जो पॉलीक्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, क्रिस्टलाइन का मतलब होता है दानेदार। पॉलीक्रिस्टलाइन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कोरोजन के प्रति। दूसरा रीजन यहाँ पर नेचर ऑफ इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट में टेम्परेचर अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो कोरोजन रेट भी बढ़ेगा। कोरोजन अगर मान लीजिए घटाना है तो टेम्परेचर को हमें कम करना होगा। लेकिन कुछ ही मेटल पे, एल्कलाइन और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को छोड़ करके बाकी सारे हाई टेम्परेचर पे ही ऑक्साइड लेयर या अनदर लेयर्स में फॉर्म होते हैं, तो उनको बचाया जा सकता है अगर टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं।
दूसरी कंडीशन है ह्यूमिडिटी, कोरोजन और बढ़ जाता है अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो। पीएच अगर लेस देन 7 है तो बहुत तेज़ी से इफेक्ट होगा क्योंकि एसिडिक कंडीशन हो जाएगी। बहुत ज़्यादा पीएच भी है, मोर देन 8 है तो भी कोरोजन बहुत ज़्यादा होता है। इम्प्योरिटीज एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स, अगर डस्ट पार्टिकल्स या धूल, मिट्टी, रेत वगैरह जम जाती है, रेत मीन्स सिलिका SiO2, ये अगर जम जाती हैं तो वो कोरोजन को और इंक्रीज कर देती हैं, रेट ऑफ कोरोजन और बढ़ जाता है। कोरोजन कैसे कंट्रोल करें? सबसे मेन पार्ट है सिलेक्शन ऑफ मेटल एंड एलॉय। हम अच्छे प्योर मेटल का ही प्रयोग करें। कास्ट आयरन आप सभी जानते हैं, इसमें कोरोजन बहुत कम होता है, जिनकी अपरेटस वगैरह मैकेनिकल लैब या वर्कशॉप में बनाए जाते हैं। मेटल एलॉय यानी 2 या 3 से ज़्यादा मेटल का मिक्सिंग करके हम एलॉय बनाएं, जिसमें अगर कोरोजन हो भी तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल हो उसका कोरोजन हो जाता है, बाकी बच जाते हैं। प्रॉपर डिज़ाइनिंग इस तरह से हो कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एयर गैप ना बनने पाए। दूसरी एयर गैप मीन्स उसमें कॉर्नर बेंट्स ज़्यादा ना हो। अगर सर्किल के आधार पर बेंट है तो बड़ा अच्छा डिज़ाइन माना जाता है। अगर स्क्वायर, क्यूब या इस तरह के जो डिज़ाइन होते हैं उसमें कोरोजन बहुत ज़्यादा होता है। वेल्डिंग और ये सब हमारे सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम इसको पेंटिंग कर दें, पेंटिंग करने से बहुत हद तक हम इसको बचा सकते हैं। अब हम जो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन है कोरोजन का वो हम पढ़ते हैं कैथोडिक एंड एनोडिक प्रोटेक्शन। ये कहाँ पर होता है? कैथोडिक प्रोटेक्शन को पहले समझते हैं क्या है। कैथोडिक प्रोटेक्शन का मतलब हो गया कि जिस मेटल को हमें बचाना है उसे हम किसी भी तरह से कैथोड में कन्वर्ट कर दें। ये कैसे हो सकता है? ये तभी संभव है जब उससे हाईली रिएक्टिव मेटल उससे अटैच कर दिया जाए। सपोज जैसे कॉपर हमारा एक मेटल है, इससे हाईली रिएक्टिव मेटल जिंक है। अगर हम इसे जिंक से कनेक्ट कर दें तो इसका जो है कोरोजन होने से बचा सकते हैं। इसी तरह जो बरीड पाइपलाइंस होती हैं वो आयरन की होती हैं। आयरन पाइपलाइंस होती हैं, बहुत जल्दी कोरोजन शो करती हैं। इसको अगर हम अटैच कर देते हैं मैग्नीशियम जो कि हाईली रिएक्टिव मेटल है से अटैच कर देते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर से, तो जो हमारा कोरोजन होता है अब किस पर वो कंसंट्रेट होगा? हाईली रिएक्टिव मेटल यानी मैग्नीशियम पर। अब वो मैग्नीशियम ऑक्सीडेशन शो करेगा जबकि आयरन ऑक्सीडेशन नहीं शो कर पाएगा, क्योंकि गैल्वेनिक प्रोसेस में जो ऑक्सीडेशन देता है उधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं और कैथोड जो है यानी आयरन वो इलेक्ट्रॉन कभी लेगा नहीं, क्योंकि वो भी मेटल है, तो ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इस तरह से वो ऑक्सीडेशन शो नहीं कर पाता है और मैग्नीशियम जो है ऑक्साइड लेयर फॉर्म कर जाता है। इसे हम बोलते हैं सैक्रिफिशियल एनोड भी बोला जाता है, यानी उसने अपना बलिदान करके आयरन पाइपलाइंस को बचाया। तो ऐसा केस हम बरीड पाइपलाइंस, केबल वायर इन सब में करते हैं और समय समय पर महीने 2 महीने पर बाद में चेंज करते रहते हैं मेटल को, क्योंकि मेटल का एक लिमिट है कि 20 दिन 25 दिन या 40 दिन तक वो कोरोजन पूरा शो करता है, पूरी तरह समाप्त हो जाता है। तो कैथोडिक प्रोटेक्शन में पहला है सैक्रिफिशियल एनोड। सैक्रिफाइस मीन्स बलिदान, यानी ऐसा मेटल जो एनोड हो, हाईली रिएक्टिव हो और खुद ऑक्सीडेशन शो करे, खुद कोरोजन शो करके अपना बलिदान दे, इसे बोलते हैं सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन। इसमें हम ज़्यादातर यूज करते हैं मैग्नीशियम, जिंक, एल्युमिनियम या उसका एलॉय। तो ये जो आप फिगर देख रहे हैं यहाँ पर देखिए बरीड पाइपलाइंस पे हाईली कनेक्टेड या हाईली रिएक्टिव मेटल को कनेक्ट किया गया दूसरे फिगर में, कैथोडिक प्रोटेक्शन ऑफ ए बरीड पाइपलाइंस, और इनको हमने वायर से जोड़ रखा है ग्राउंड लेवल के नीचे। तो जो करंट होता है वो किधर की ओर फ्लो होगा? वो करंट फ्लो होगा एनोड की तरफ, मीन्स हाईली रिएक्टिव जो मटेरियल है। तो इस तरह से वो जो है खुद कोरोजन शो करता है, दूसरा जिसको हमें बचाना है यानी आयरन पाइपलाइंस वो बच जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो आयरन की तरफ होता है न कि मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव की तरफ, क्योंकि मैग्नीशियम एनोड का काम कर रहा है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि निगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है और करंट +2 - चलता है। तो जो मोर हाईली रिएक्टिव है वो एनोड का काम करेगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके कैथोड की तरफ जाते हैं। दूसरा इसका रीजन है इम्प्रेस्ड करंट मेथड। इम्प्रेस्ड करंट मेथड में क्या करते हैं हम कि जो हमारा कोरोजन यानी एनोड कैथोडिक प्रोसेस हो रही है, मींस इलेक्ट्रॉनों का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ हो रहा है। इस केस में हम जिस पाइपलाइंस को बचाना होता है उसको कनेक्ट कर देते हैं
आयरन की छीलन या फिर हाईली रिएक्टिव मेटल या इस तरह से डंपिंग मटेरियल ले लेते हैं जो उसके साथ ही बराबर हाइट पे डंप करके ज़मीन में ही गाड़ देते हैं और ऊपर से 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, जिसमें एनोड वाला हिस्सा जो है जिस लाइन को बचाना है, जिसको हमें बचाना है उससे कनेक्ट कर देते हैं, जबकि कैथोड वाला हिस्सा दूसरे जोड़ देते हैं बरीड मटेरियल से। जब हम इम्प्रेस्ड करंट अप्लाई करते हैं तो जो एनोड से इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, निकलना चाहिए था, वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाए क्योंकि जो करंट हम दे रहे हैं अब उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, तो अपनी इलेक्ट्रॉन वो गेन कर सकता है, न कि रिलीज कर सकता है। तो इस तरह से इम्प्रेस्ड करंट के जरिए भी हम बरीड पाइप लाइन्स को बचाते हैं। इसका प्रयोग हम लोग सबसे ज़्यादा सबमरीन्स में करते हैं, जो कि लोहे की बनी होती है, हमेशा पानी में रहती है, साल्टी वाटर में, तो वहाँ इम्प्रेस्ड करंट का प्रयोग करते हैं या कैथोडिक प्रोटेक्शन करते हैं। इसी तरह शिप हल्स, जो बड़े बड़े जहाज़ों के पंखे होते हैं लोहे के बने हुए, उनमें जंग नहीं लगती क्योंकि इसमें हम इम्प्रेस्ड करंट या कैथोडिक प्रोटेक्शन करते हैं। चौथा हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं मॉडिफाइंग इन्वायरमेंट को कुछ हद तक सही करें, डीमॉइस्चराइज करें या प्रेजेंस ऑफ गैसेस को रिमूव कर सकें, ये जो कि बहुत कम है ये केस, या डी एरिएशन कुछ हद तक कर सकते हैं बहुत सी जगहों पर इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, मॉइस्चर को रिड्यूस करके, एसिडिटी को रिड्यूस करके या एल्कलिनिटी ना होने दें। और सबसे आसान है प्रोटेक्टिव कोटिंग के जरिए भी हम मेटल्स को बहुत हद तक बचा सकते हैं। इसके अलावा हम कोरोजन इनहिबिटर्स का भी प्रयोग करते हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। वास्तव में ये 2 तरह होते हैं, एनोडिक एंड कैथोडिक। दीज आर द एनोडिक इनहिबिटर्स मीन्स ऑक्सीजन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, इन्हें हम बोलते हैं एनोडिक इनहिबिटर्स। ये एनोडिक मेटल के साथ कंबाइंड हो जाते हैं, खुद ऑक्सीडाइज होते हैं और मेटल को बचा देते हैं, यानी ये मेटल को रिड्यूस कर देते हैं। जबकि कैथोडिक इनहिबिटर्स या कैथोडिक प्रोटेक्शन में हम इसी तरह के अनदर एलॉय मेटल या फिर मटेरियल यूज़ करते हैं जो मेटल्स को जिसको हमें बचाना है उसको कोरोजन उसमें कंसनट्रेट नहीं होने देते हैं। सोडियम सल्फेट, हाइड्रोजीन, ये सारे एग्जाम्पल हैं जो कैथोडिक इनहिबिटर्स या प्रोटेक्शन में प्रयोग करते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे किस तरह से हम प्रोटेक्टिव कोटिंग में ऑर्गेनिक में पेंट, मेटालिक में इलेक्ट्रोप्लेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन, मेटालिक या मेटल स्प्रेइंग जिसे बोलते हैं, इसी तरह नॉन मेटालिक कंडीशन में कन्वर्जन कोटिंग करके हम बहुत हद तक कोरोजन से प्रिवेंशन कर सकते हैं। प्रोटेक्टिव कोटिंग कई प्रकार की होती है, जिसमें क्लीनिंग, सॉल्वेंट क्लीनिंग, इलेक्ट्रोलाइट पिकलिंग, ये सारे एग्जाम्पल हैं। यहाँ हम डिफरेंट कंसंट्रेशन पे या जिसको हमें बचाना होता है इसे उसके ही किसी सोल्यूशन में डिप करके ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस कराते हैं, जिससे हमारा जो है प्योर मेटल बच जाता है, जबकि इम्प्योर मेटल कोरोड होकर के अलग हो जाता है। इसका एक एग्जांपल है गैल्वेनाइजेशन, तो चांदी के चम्मच पर या चांदी के आभूषणों पर सोने की कलई चढ़ाना, ये गैल्वेनाइजेशन इसका एक एग्जांपल है कि अगर आरिक क्लोराइड सोने के विलयन में सोने की छड़ ले लें या कोई आभूषण ले लें, दूसरी तरफ एज ए कैथोड में चांदी के ले लें, दोनों में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो एनोड से कॉपर जो है रिड्यूस हो गोल्ड जो है रिड्यूस हो जाता है सिल्वर पे, और इस तरह से वो इस पर रिड्यूस होने का मतलब उस पर चिपक जाता है, इस तरह से चांदी पर सोने की परत चढ़ जाती है, इसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। एल्कलाइन क्लीनिंग और एसिड क्लीनिंग, हर प्रकार से हम किसी तरह अगर एल्कलाइन का प्रेजेंस हो, डिजिटल पीएच मीटर आजकल अवेलेबल होता है, जब भी नेस्टिंग प्रोसेस में हम देखते हैं कि ये मोर एल्कली है तो उसे न्यूट्रल कर दें या पीएच से 7 से 8 के बीच ले आएँ, इस तरह से कंट्रोल करके हम एसिड क्लीनिंग या एल्कलाइन क्लीनिंग के जरिए कोरोजन को बचा सकते हैं। मेटालिक कोटिंग के सब प्रोसेस हैं, हॉट डिपिंग, मेटल क्लैडिंग, इलेक्ट्रोप्लेंटिंग जैसा मैंने अभी आपको बताया, या इलेक्ट्रोलेस प्लेंटिंग, ये सारे एग्जाम्पल हैं जो मेटल के कोरोजन को बचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये सारे एग्जाम्पल जो हैं टेम्परेचर पर, डेंसिटी पर, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन पर, नेचर ऑफ द बेस मेटल, इन्फिनिटी ऑफ द मेटल टू रिएक्ट विद गैसेस एंड अनदर एनवायरनमेंट और टाइम पर डिपेंड होता है। मेटल स्प्रेइंग, ये भी हमारा एक एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया कि एल्युमिनियम का स्प्रे करके हम बचा सकते हैं दूसरे मेटल्स को, या 2 मेटल का एलॉय बना करके भी बचा सकते हैं।
फास्फेट कोटिंग, क्रोमेट कोटिंग एज ए इनहिबिटर्स के रूप में कोटिंग किया जाता है, जिस जो कोरोजन को होने से रोकते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल जो है हमने आपको बताया। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा कोरोजन क्या है और ये कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार से हम रस्टिंग होती है आयरन में और कैसे इन्हें हम रोक सकते हैं, किस प्रकार से हम इनहिबिटर्स का प्रयोग करके गैल्वेनाइजेशन, पेंटिंग, मिक्सिंग ऑफ मेटल्स, एलॉय का फॉर्मेशन करके हम कोरोजन से मेटल को बचा सकते हैं। थैंक यू।